इसके बाद में हम देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की चर्चा कर चुके हैं। हम देखते हैं मनुष्य में लिंग संलग्न गुण तथा लिंग संलग्न वंशागति। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षणों के जीन्स भी होते हैं, ऐसा देखा गया। तो इन को क्या कहा गया? लिंग संलग्न गुण। तो लिंग गुणसूत्रों में लिंग निर्धारण के अलावा लिंग गुणसूत्रों में लिंग का निर्धारण करने के अतिरिक्त कुछ दूसरे गुणों को भी देखा गया कि इनके भी जीन्स होते हैं इसमें लिंग गुणसूत्रों पर। तो ऐसे गुण कहे गए लिंग संलग्न गुण या लिंग संलग्न लक्षण, और इनकी वंशागति को कहा गया लिंग संलग्न वंशागति। इसके बारे में सबसे पहले बताया था मॉर्गन ने। अब लिंग संलग्न लक्षण कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। पहला है यक्ष संलग्न। इनके जीन यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं, इनको डायनेटिक कहा जाता है। यह प्रायः अप्रभावी लक्षण होते हैं जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, लेकिन कुछ प्रभावी होते हैं जैसे त्रुटिपूर्ण दंत विन्यास। तो ये यक्ष संलग्न लक्षण का उदाहरण हो गया। वाई संलग्न या वाई लिंक्ड और हॉलैंड्रिक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसके बारे में देखते हैं। इनके जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं जैसे हाइपरट्राइकोसिस, या इसको कहा जाता है हिंदी में कर्ण पल्लों पर लंबे बाल। तो ये इसका उदाहरण है। ये लक्षण जो है वाई संलग्न होता है। अब तीसरा देखते हैं यक्स वाई संलग्न, यक्स वाई लिंक्ड और इन कम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड। तो इनके जीन वाई तथा यक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर होते हैं। इनकी वंशागति सामान्य कायिक लक्षण की भांति होती है जैसे नेफ्राइटिस और पूर्ण वर्णांधता। अब जो मुख्य इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड एग्जाम में, वर्णांधता और हीमोफीलिया की वंशागति। तो इसको वर्णांधता को लाल हरा अंधापन कहा जाता है क्योंकि रोगी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिजीज़, तो इसके बारे में हेल्डेन ने महारानी विक्टोरिया के परिवार में सबसे पहले हीमोफीलिया की वंशागति का पता लगाया था। तो इस रोग में क्या होता है, हीमोफीलिया में रोग में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में अधिक समय लगता है, इसलिए इसको ब्लीडिंग डिजीज़ या रक्तस्राव रोग भी कहा जाता है। आमतौर पर 5-6 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, लेकिन इसमें आधा से 24 घंटा लग जाता है क्योंकि कुछ प्रोटीन्स की रक्त में आनुवांशिक तौर पे कमी रहती है जिनसे रक्त का थक्का नहीं बन पाता समय से। तो यह दोनों रोग क्या होते हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता, यक्ष संलग्न अप्रभावी लक्षण हैं। तो इसका निरूपण हम कैसे कर सकते हैं, किताबों में अलग अलग दिया है, यहाँ पे आसानी से आप समझ सकते हैं कि यक्ष सामान्य स्त्री में होता है, यक्ष वाई पुरुषों में सामान्य तौर पे लिख सकते हो। तो वाहक को हम अगर एक यक्ष पे इसका हीमोफीलिया या वर्णांधता का जीन है तो इसको हम गोलाई में कर दिए यक्ष और एक यक्ष पे गोला कर दिए। वाहक स्त्री को इस तरह से दिखा सकते हैं और दोनों पे कर दिए, दोनों पे इसका मतलब जीन है तो वर्णांध स्त्री। पुरुषों में एक ही यक्ष है तो इस पे गोला करेंगे, वाई पे इसका लक्षण होता नहीं तो वाई पे करने की ज़रूरत ही नहीं। तो दूसरा वाई क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है, दूसरा यक्ष प्रभावी वाला है नहीं, तो इसलिए पुरुष वर्णांध ही होंगे। अब इसका उदाहरण देखते हैं। वर्णांध पुरुष कलर ब्लाइंड मैन तथा सामान्य स्त्री नॉर्मल वोमेन के संतानों में वर्णांधता या हीमोफीलिया कुछ भी आप कर सकते हैं कि वंशागति दर्शाइए। तो यहाँ कलर ब्लाइंडनेस का है तो कलर ब्लाइंड मैन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और नॉर्मल को यक्ष वोमेन को लिख सकते हैं, क्रॉस हुआ तो इसमें यक्ष का हुआ तो इस तरह से जीनोटाइप, और इस तरह से वाई का यक्ष वाई का हुआ तो ये नॉर्मल आए। तो ऑल सन्स नॉर्मल और ऑल डॉटर्स कैरियर, इस तरह से आप दिखा सकते हो पुनेट स्क्वायर बना के। दूसरा क्वेश्चन है सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री में हीमोफीलिया की वंशागति दर्शाइए। तो हीमोफीलिया का भी उसी तरह से दर्शाएंगे। तो सामान्य पुरुष को एक्स वाई से लिख सकते हैं, वाहक स्त्री को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स
एक एक्स पे आपको दिखाना पड़ेगा कि हीमोफीलिया का जीन है। अब इसका जो है पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा इस तरह से। इसका यहाँ पे स्त्रियों का ओवम का लिखेंगे या एक्स का एक्स, और यहाँ पे स्पर्म, तो एक्स वाई, और ये हो गया एक्स वाई, और इधर का एक्स। अब इसका होगा तो ये हो गया इसका सामान्य स्त्री, और एक्स वाई हीमोफिलिक पुत्र, एक्स वाई सामान्य पुत्र। तो इस तरह से वंशागति को हम दर्शा सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं रुधिर वर्ग तथा रुधिर वर्ग की वंशागति। तो रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर ने। वैज्ञानिक का नाम था कार्ल एंड स्टीनर। तो इन्होंने देखा कि लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स फुल फॉर्म होता है आरबीसी का, तो इसकी कोशिका कला तथा प्लाज्मा में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो जिन्हें प्रतिजन कहते हैं। आरबीसी पर एंटीजन ए कैपिटल और कैपिटल बी होते हैं। प्लाज्मा में एंटीजन के प्रति विशेष प्रोटीन कौन सी होती है? एंटीबॉडी जिसको कहा जाता है, प्रतिरक्षी जिसको कहा जाता है। तो ये होते हैं। इसके आधार पे हम दिखा सकते हैं ब्लड ग्रुप ए बी ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप बताए गए। तो एंटीजन को कैपिटल ए से लिख सकते हैं, कैपिटल बी। ए बी में दोनों प्रकार के होते हैं, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी को स्मॉल बी इसमें होता है, इसमें स्मॉल ए, और इसमें कोई नहीं। ओ में दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो रुधिर आधान दिखाने के लिए हम देख सकते हैं क्या करते हैं कि रुधिर आधान में दाता रुधिर वर्ग की एंटीबॉडी, प्राप्तकर्ता रुधिर वर्ग की एंटीबॉडी समान होने पर आरबीसी चिपक जाती हैं। तो अतः रुधिर आधान में निम्नलिखित रेखा चित्र के अनुसार हम रुधिर आधान करते हैं। तो इसमें सर्वदाता जो रुधिर वर्ग है वो है, और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं रुधिर वर्ग की वंशागति जो आपके कोर्स में है। ए बी ओ रुधिर वर्गों की वंशागति का किसने पता लगाया था? बर्नस्टीन 1924-25 इन्होंने पता लगाया। रुधिर वर्ग की वंशागति 2 के बजाय 3 तुलनात्मक लक्षणों की जीन्स द्वारा होती है, अर्थात एलील पर निर्भर करती है। लक्षणों के तुलनात्मक जीन्स को हम एलील कहते हैं। परिभाषा पूछी जाती है एलील क्या होते हैं। तो इस तरह से इस वंशागति को बहुगुण एलीलवाद कहा जाता है, क्योंकि ये 2 नहीं बल्कि 3 जीन्स पे निर्भर करती है, तो इसलिए इसको बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। रुधिर वर्गों की स्थापित करने वाले एंटीजन तथा उनकी उपस्थित अनुपस्थित के लिए 3 जीन्स होते हैं। इनको ए के लिए आई ए, बी के लिए आई बी तथा दोनों के उपस्थित के लिए 0, जो दोनों के अनुपस्थित के लिए I0 इसको लिखा जा सकता है। इस तरह से यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए आई ए या IA 0 होगा, बी के लिए IB या IB 0 होगा, और AB के लिए दोनों होंगे IA IB, और O के लिए I0। तो इस तरह से अगर हमको पता है तो हम इसका जो है ब्लड ग्रुप संतानों का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसमें देख रहे हैं कि ए और बी दोनों हैं, तो ये कहलाता है सहप्रभावी लक्षण, सहप्रभाविता को दिखाता है। इस पर हमने नोट्स कायदे से बना दिया, पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पहला, विषम युग्मजी ए का मतलब IA विषम युग्मजी कहा गया है। दोनों में IA है तो समयुग्मजी। तो विषम युग्मजी ए तथा बी रुधिर वर्ग की वंशागति दर्शाइए। तो दोनों विषम युग्मजी अगर हैं तो इनकी वंशागति हम दर्शा सकते हैं। IA I0 लिख दिया, वुमेंस का IB I0। अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और क्रॉस दिखा के हम बता सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि AB ब्लड ग्रुप जो होगा 25% में A 25% हो सकता है, B 25% और O 25%। इस तरह से हम देखते हैं चारों प्रकार के रुधिर वर्ग वाली संतानें हो सकती। इसके बाद देखते हैं मनुष्य में मेंडलीय विकार थैलेसीमिया। तो मेंडलीय विकार जो आपके कोर्स में थैलेसीमिया है।
थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया आनुवंशिक रक्त रोग है, ब्लड डिजीज है आनुवंशिक। यह अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित होती है। जब थैलेसीमिया का जीन समयुग्मजी अवस्था में होता है, मतलब कि दोनों जीन्स जो जोड़ी हैं जीन्स के, उसमें दोनों में अगर हैं, जैसे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो किसी जोड़े में अगर ये है तो समयुग्मजी कहलाएगा, दोनों अगर जोड़ों में है तो ऐसी अवस्था में थैलेसीमिया रोग होता है। तो आमतौर पे जो रोग होता है, समगोत्री विवाह में परहेज करने की बात कही जाती है। नज़दीकी रिश्तों में विवाह से परहेज या समगोत्रीय विवाह में परहेज, इससे बचाव हेतु एक उपाय माना गया है, क्योंकि समान गोत्र वाले लोगों में विवाह होने पर इसकी संभावना अलग बढ़ जाती है। तो ये बचाव के उपाय में हमने लिखाया है। तो एक कैसा रोग है जिसमें जीन जब समयुग्मजी अवस्था में होता है, मतलब माता और पिता दोनों में अगर जीन है थैलेसीमिया का, तो बच्चों में दोनों जीन एक साथ पहुंचेंगे। ऐसी अवस्था कहलाएगी समयुग्मजी अवस्था। तो ऐसे में रोग ये दिखाई देता है बच्चों में, तब यह रोग थैलेसीमिया मेजर कहलाता है। मेजर का मतलब बहुत ही घातक थैलेसीमिया का प्रकार है। और विषम युग्मजी अवस्था में है तब ये घातक नहीं होता है। तो बीटा ग्लोबिन चेन इसमें नहीं बन पाती है हीमोग्लोबिन में, तो इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन ठीक से नहीं कर पाती है और हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो ऐसी अवस्था में इस रोग का प्रभाव विषम युग्मजी अवस्था में तो कम होता है, तो इसे थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है। लेकिन बीटा ग्लोबिन नहीं बनता है तो इसको घातक थैलेसीमिया कहा जाता है। इसके बाद में इस रोग में रोगी की एनीमिया, रक्त क्षीणता जिसको कहा जाता है, रक्त की कमी के कारण बाहरी रक्त चढ़ाना पड़ता है बार बार। खासतौर से किशोरावस्था में बड़ी दिक्कत होती है। शुरुआत में रोग पकड़ में नहीं आता है, बाद में समस्या होती है। तो बचाव हेतु शादी से पूर्व परीक्षण, अगर गर्भ का पहले ही परीक्षण कर लें, या जो है शादी से पहले जो जिनकी शादी होनी है उनके जीन्स का परीक्षण कर लें तो बचाव हो सकता है। नज़दीकी रिश्ते में जो हमने बताया कि समगोत्री विवाह पर प्रतिबंध हो, परहेज किया जाए। MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसका उपयोग किया जा सकता है, गर्भ समापन जिसको कहा जाएगा हिंदी में। उसके बाद में जागरूकता, लोगों में इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, लोग सही से इलाज कराएं अगर बीमारी का पता चलता है, तो इस तरह से इससे कुछ हद तक बचाव हो सकता है। अब आगे हम बात करते हैं जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पुरानी वीडियो में, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। तो यहाँ पर तो एक तरह से आनुवंशिक रोग की बात हुई है, यहाँ पे गुणसूत्रीय विकार मतलब गुणसूत्र की संख्या में कमियाँ। यहाँ तो जीन्स की कमी की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं, यहाँ पे गुणसूत्रों की अगर संख्या में अंतर पड़ जाए तो इसको कहेंगे गुणसूत्रीय विकार। 46 गुणसूत्र आमतौर पर पाए जाते हैं, लेकिन अगर 23 का जो डबल है 46 2n गुणसूत्र होते हैं, 2n 46 होते हैं। लेकिन अगर 3n या 4n या 5n गुणसूत्र हों तब इसको कहते हैं बहुगुणिता। और अगर गुणसूत्र किसी एक विशेष जोड़े में की संख्या में कुछ परिवर्तन हो जाए तो इसको कहते हैं असुगुणिता या विषम गुणिता, एन्यूप्लॉयडी कहते हैं। तो यहाँ पर एन्यूप्लॉयडी की हम खासतौर से चर्चा करेंगे जो आपके कोर्स में है। सबसे पहले मोनोसोमिक मतलब गुणसूत्र की एक कमी हो जाए तो इसको कहते हैं मोनोसोमिक। 2n 46 होते हैं, इसमें एक कम हो जाए तो 45 गुणसूत्र। तो ऐसे में जो रोग होता है उसको कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या x0 के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये लिंग गुणसूत्र x0 होता है। उसके बाद में नलीसोमिक मतलब 2 गुणसूत्र कम हो तो उसको नलीसोमिक कहेंगे। पॉलीसोमिक, तो इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक का मतलब एक गुणसूत्र अगर बढ़ जाए 2n में
तो ट्राइसोमिक अवस्था क्या है? डाउन सिंड्रोम इसका उदाहरण है कि 47 गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है 18वें जोड़े में, तो इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, और इसमें क्लिनेफेल्टर्स में क्या है? XXY या XXXY या XYY, तो ये लिंग गुणसूत्र इस तरह से हो सकते हैं, तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कहा जाएगा। तो पेंटासोमिक या टेट्रासोमिक कंडीशन भी पाई जा सकती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? 2n-1 45 गुणसूत्र होते हैं, X गुणसूत्र ही ऐसे व्यक्ति में होता है। शरीर अल्पविकसित, स्त्री के समान, कद छोटा, नपुंसक या बंधे होते हैं, स्त्री जैसे लक्षण होते हैं ऐसे में। तो ये टर्नर सिंड्रोम के लक्षण। अगला है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ऐसे व्यक्ति में ट्राइसोमी 2n+1 47 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि प्रायः लिंग गुणसूत्रों की संख्या XY होती है आमतौर पे। तो क्लिनेफेल्टर ने इसकी खोज की थी। इसमें नर तथा मादा दोनों के लक्षण विकसित होते हैं, क्योंकि X और Y दोनों गुणसूत्र हैं तो दोनों के लक्षण होंगे। ये नपुंसक होते हैं। अतिमादाएँ, अगर X गुणसूत्र ज़्यादा हैं तो अतिमादाएँ कहलाएंगी, XXXY या XXXY। तो इसमें इस तरह से लक्षण हो सकते हैं। तो इसको अगर XYY है तो इसको अतिनर कहेंगे, अगर अधिक X है, Y कम है, तो इसको अतिमादाएँ कहेंगे। लिंग गुणसूत्र वाले हो सकते हैं। तो अतिनर जो है अपराधी सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको। लंबे और बुद्धू होते हैं इसे। अगला देखते हैं डाउन सिंड्रोम में मंगोली जड़ता। मंगोलू जैसे देखने में होते हैं, चेहरा गोल होता है, आंखें तिरछी होती हैं। तो ये मंगोली सिंड्रोम के लक्षण हैं। डाउन्स ने इसकी खोज की थी, लैंगडाउन। तो डाउन सिंड्रोम इसको कहा गया। कायिक गुणसूत्र की ट्राइसोमी 2n+1 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें। तो ऐसे में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। तो इसमें 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी होगी तो डाउन सिंड्रोम। 18वें जोड़े की ट्राइसोमी होगी एडवर्ड सिंड्रोम। 13वें जोड़े की ट्राइसोमी पटाऊ सिंड्रोम। इस तरह से, लेकिन आपके कोर्स में क्या है? 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम। अब इसकी खोज की थी लैंगडन डाउन ने। मंगोली जड़ता का अध्ययन किया सबसे पहले। ऐसे व्यक्तियों में आंखें तिरछी, जीभ मोटी, हथेली और पैर अनियमित, कद छोटा, मंद बुद्धि। तो ये मंद बुद्धि को जड़ कहते हैं, इसलिए मंगोली जड़ता भी इसको कहा गया। बुद्धि आदि लक्षण होते हैं, तो मंद बुद्धि आदि लक्षण होते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन। बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण क्या है? तो बैक क्रॉस का मतलब जब पुत्री पीढ़ी के F1 पीढ़ी के मतलब पौधों का संकरण किससे कराया जाता है? शुद्ध जनक से कराया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैक क्रॉस। तो पुत्री पीढ़ी के लक्षणों का अगर कराया जाए, जैसे उदाहरण दिया गया, F1 पीढ़ी के पौधों का क्रॉस P पीढ़ी के पौधों से कराया जाए, तो इसको कहेंगे बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? इसमें प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया जाता है। तो अप्रभावी जनक से अगर फिनोटाइप का कराया जाए, पुत्री पीढ़ी के लक्षणों का क्रॉस कराया जाए, तो उसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। तो थोड़ा सा इसमें अंतर। बैक क्रॉस में किसी से भी करा सकते हैं क्रॉस, लेकिन टेस्ट क्रॉस में अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है, तो इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस।